हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वर्णम क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, मैं सामान्य अध्ययन के 3500 प्रश्नों का सीरीज चला रहा हूं, जिसका ये 27वां पार्ट है। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है दोस्तों, तो प्लीज़ आप हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वहां से लिंक, आप वहां से देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में सारा वीडियो रखा गया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का ये जो 27वां पार्ट है, इसमें कितने सारे क्वेश्चन और कौन कौन से बनते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आकाशगंगाओं मिल्की वे के सबसे करीब है। तो दोस्तों, बताना है कि वे कौन सी आकाशगंगाएं हैं जो मिल्की वे के सबसे करीब है। तो दोस्तों, वो जो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी। दोस्तों, ये देवयानी सर्पिल आकार वाली मंदाकिनी है, और सर्पिल मंदाकिनी का आकार जो है बड़ा होता है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। और सबसे बड़ा आकार जो और संख्या जो है 80% सबसे अधिक सर्पिल आकार वाले मंदाकिनी का होता है दोस्तों। और गैलेक्सी अरबों तारों का एक विशाल निकाय है। और दोस्तों, ब्रह्मांड लगभग जो है 10⁻11 मंदाकिनी है ब्रह्मांड में, ठीक है। तीन याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो बताना है दोस्तों कि नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस 6 मांसपेशियों का जो है इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, ठीक है। नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए 6 मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा 6। और रेटिना की जो शंकु होते हैं दोस्तों, कोशिकाओं के रंग का आभास होता है इसमें। आँखों के रंग से मतलब आइरिस के रंग से होता है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंथ्रोपॉइड के 3 सुपर फैमिली में से एक नहीं है। तो बताना है दोस्तों कि हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से जो बताना है कि एंथ्रोपॉइड के 3 सुपर फैमिली में से एक नहीं है, ठीक है। तो एंथ्रोपिथेक्स जो होते हैं दोस्तों, ये 3 सुपर फैमिली में से एक नहीं है। तो एंथ्रोपाइड फैमिली में से एक नहीं है एंथ्रोपाइड का। तो एंथ्रोपिथेकस यही जो है नहीं है, तो डी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। और मानव का विकास जो है दोस्तों, ड्रायोपिथेकस मानव से हुआ है। ड्रायोपिथेकस मानव से हुआ है, ठीक है। तो इन्हें याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। डैश नदी के नीचे पाई जाने वाली जलवाही हमजा नदी लगभग डैश नदी के समान लंबी है। तो बताना है दोस्तों, तो नदी के नीचे पाई जाने वाली जलवाही हमजा नदी लगभग अमेजन नदी के समान लंबी है दोस्तों। अमेजन नदी यहाँ पे जो दिया गया दोस्तों, ये अमेजन नदी के समान लंबी है, ठीक है। तो ए नंबर आंसर हो जाएगा। और ये अमेजन विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है दोस्तों, जिसका जो अगर बोला जाए कितना किलोमीटर है, तो 6298 किलोमीटर है, ठीक है। अमेजन नदी का जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। अमेजन नदी लैगो विलफेरो से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है दोस्तों, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जा सकता है। तो बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट जो होता है दोस्तों, इसका प्रयोग पानी की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट, ए नंबर आंसर हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। और जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले रहने के कारण होती है। तो इन्हीं कठोरता को दूर करने के लिए दोस्तों सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पोलो के पारंपरिक खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो दोस्तों, बताना है कि जो पोलो का जो खेल होता है, उसके प्रारंभिक खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो पोलो खेल में पारंपरिक रूप से प्रत्येक टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। तो कितने होते हैं? पारंपरिक रूप से 4 होते हैं, तो ए नंबर आंसर हो जाएगा 4।
और बात किया जाए अगर पोलो खेल दोस्तों, तो ये पोलो खेल जो है इसका जन्मभूमि फारस को माना जाता है, फारस को माना जाता है, ठीक है, यहीं से ये शुरू हुआ है। और प्राचीन समय में इसे जो है दोस्तों फारस में पुलू नाम से खेला जाता था, पुलू नाम से, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बताना है कि मानव मस्तिष्क का वजन जो होता है वो कितना होता है। तो दोस्तों मानव मस्तिष्क का वजन जो होता है शरीर के कुल वजन का लगभग 2% होता है, ठीक है। तो ए नंबर आंसर हो जाएगा 2%। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मेडिकल स्कूल से स्नातक करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेडिकल स्कूल से स्नातक करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों मेडिकल स्कूल से स्नातक करने वाली दुनिया की प्रथम महिला जो है एलिजाबेथ ब्लैकवेल थी, एलिजाबेथ ब्लैकवेल थी। तो बी नंबर इसका सही हो जाएगा दोस्तों, एलिजाबेथ ब्लैकवेल। इन्होंने जो दोस्तों स्कूल से स्नातक करने वाली दुनिया की पहली महिला थी, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और इसमें एक बात और भी देख लीजिए दोस्तों, अगर बोला जाए भारत में प्रथम मेडिकल कॉलेज की स्थापना जो है वो कब किया गया था, तो वो किया गया था 1835 में, ठीक है। 1835 में जो है दोस्तों भारत में प्रथम मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया गया था, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेटिंग के समय कलकत्ता में स्थापित किया गया था ये, लॉर्ड विलियम बेटिंग के समय कलकत्ता में स्थापित किया गया था, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस रासायनिक अभिक्रिया के भिन्न यौगिक बनाने के लिए दो यौगिकों के बीच बॉन्ड या आयनों का विनिमय होता है? तो बताना है दोस्तों किस रासायनिक अभिक्रिया में भिन्न यौगिक बनाने के लिए दो यौगिकों के बीच बॉन्ड या आयनों का विनिमय होता है? तो दोस्तों दोहरी विस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भिन्न यौगिक बनाने के लिए दो यौगिकों के बीच बॉन्ड या आयनों का विनिमय होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दोहरी विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। जब दो सदृश या असदृश परमाणु अपनी ब्रह्मतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को आपस में साझा करते हैं दोस्तों, तो संयोग करते हैं, तब उनके बीच स्थित बंधन को सहसंयोजन बंधन कहते हैं। और सहसंयोजी बंधन जो होते हैं दोस्तों दृढ़ और दिशात्मक होती है। तो इन्हें भी याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित कागजों में से किसे पुनःचक्रित नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों बताना है, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से वे कौन से कागज हैं जिन्हें पुनःचक्रित नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों मोम युक्त कागज, डी नंबर आंसर हो जाएगा, मोम युक्त कागज। इन्हें जो है दोस्तों पुनःचक्रित नहीं किया जा सकता है। पुनः उपयोग में समाचार पत्र, नोटबुक, कागज आदि को लाया जा सकता है, ठीक है। इसे भी लाया जा सकता है, इसे भी लाया जा सकता है, इसे भी लाया जा सकता है, लेकिन मोम युक्त कागज जो है दोस्तों रासायनिक क्रिया का उदाहरण है, इसे पुनःचक्रित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और कागज़ जो है दोस्तों बांस, सवाई, घास आदि से बनाया जाता है। और कागज़ का सबसे अधिक उत्पादन जो है दोस्तों कनाडा में होता है, ठीक है। तो इन्हें भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो साथियों बताइए कि निम्न में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो चंबल सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा चंबल, ठीक है दोस्तों। ये चंबल यमुना नदी की सहायक नदी है। तो चंबल किसकी सहायक नदी है दोस्तों? ये यमुना नदी की सहायक नदी है, ठीक है। और ये चंबल नदी जो है दोस्तों एमपी के पास जाना पाव पहाड़ी से निकलती है और 1050 किलोमीटर की दूरी तय कर इटावा के पास यमुना से मिलती है, ठीक है। कितना दूरी तय करती है? 1050 किलोमीटर, और ये जाके इटावा के पास यमुना में मिलती है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वह तिब्बती बौद्ध भिक्षु जिसने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत किया, तो बताना है कि वे कौन थे? तो गवांग नामग्याल ये जो है तिब्बती बौद्ध भिक्षु जो भूटान को एक राष्ट्र के रूप में संगठित किया, गवांग नामग्याल। तो बी नंबर आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। वर्तमान में भूटान में उन्हीं के वंशज शासन करते हैं जो राजा की उपाधि प्राप्त करते हैं, ठीक है।
और वर्तमान में जो है दोस्तों सबसे लंबी अवधि से एलिजाबेथ द्वितीय शासन कर रही है, जो 63 वर्षों से वहाँ पे शासन कर चुकी है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत को किस वर्ष में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा पोलियोग्रस्त देशों की सूची से निकाल दिया गया है? तो बताना है दोस्तों कि जो भारत है इनको किस वर्ष में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO द्वारा पोलियोग्रस्त देशों की सूची से निकाल दिया गया है? तो दोस्तों इसे 2012 में WHO ने पोलियोग्रस्त देशों की सूची से निकाल दिया गया है। ठीक है, ये नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव नहीं है? तो बताना है दोस्तों, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से जो है कौन सा जो है ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव नहीं है? तो दोस्तों ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव त्वचा रोग, स्किन डिजीजेस नहीं है। त्वचा रोग, स्किन डिजीजेस, डी नंबर। इससे जो है ध्वनि प्रदूषण से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर ध्वनि प्रदूषण से अगर प्रभाव पड़ता है तो दोस्तों वो है हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप, उसके बाद है टिनिटस और श्रवण ह्रास जो कि बहरापन होता है, ये सब ध्वनि प्रदूषण के कारण होता है, लेकिन त्वचा रोग नहीं होता है दोस्तों। तो इसमें से डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर बोला जाए ये ध्वनि प्रदूषण किस चीज़ से मापा जाता है दोस्तों, तो इसे ध्वनि प्रदूषण को जो है डेसिबल के आधार पर पता लगाते हैं। डेसिबल, और डेसिबल ध्वनि का SI मात्रक है। ठीक है, डेसिबल ध्वनि का SI मात्रक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो साथियों बताइए कि उच्चतम न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो दोस्तों ये है 65 वर्ष। बी नंबर आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। न्यूजीलैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी का नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जिसने 2015 विश्व कप के बाद संन्यास ले लिया। तो बताना है न्यूजीलैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी का नाम क्या है, जिसने 2015 ईस्वी के विश्व कप के बाद संन्यास ले लिया? तो दोस्तों वो है डेनियल विटोरी। डेनियल विटोरी, ए नंबर आंसर हो जाएगा डेनियल विटोरी। विश्व कप जो है दोस्तों 2015 में डेनियल विटोरी ने न्यूजीलैंड की ओर से खेलते हुए महत्वपूर्ण योगदान दिया। और क्रिकेट विश्व कप जो है दोस्तों 2015 में न्यूजीलैंड फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गया। और ये विश्व कप की शुरुआत जो दोस्तों कब से हुआ है? 1975 से। ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा 1975। चलिए बढ़ते हैं आगे। किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में किस तरह भोजन जाता है? तो बताना है दोस्तों कि किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में किस तरह भोजन जाता है? तो दोस्तों अंतर्ग्रहण प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाती है। अंतर्ग्रहण, ए नंबर आंसर हो जाएगा अंतर्ग्रहण। ठीक है, अब भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्थाओं से गुजरता है दोस्तों। फर्स्ट जो है दोस्तों वो है अंतर्ग्रहण, और दूसरा जो है पाचन, और तीसरा जो है अवशोषण। ठीक है, और चौथा जो है स्वांगीकरण, और चौथा हो गया 5वां मल परित्याग। ठीक है, 5 स्टेज से जो है दोस्तों पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया कंप्लीट होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दादा भाई नौरोजी को गणित एवं भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किया गया था? तो बताना है साथियों कि दादा भाई नौरोजी के गणित एवं भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों उसे जो है एल्फिस्टन कॉलेज मुंबई में नियुक्त किया गया था। एल्फिस्टन कॉलेज मुंबई, डी नंबर आंसर हो जाएगा। और दादा भाई नौरोजी को आधुनिक भारत का प्रथम अर्थशास्त्री माना जाता है दोस्तों। सर्वप्रथम 1868 ईस्वी में भारत के प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय वार्षिक 20 रुपया निर्धारित किया गया था दोस्तों। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रेल ने अपने डैश जोन में बायोडीजल लोकोमोटिव की शुरुआत की है। तो साथियों बताइए कि भारतीय रेल ने अपने डैश किस जोन में बायोडीजल लोकोमोटिव की शुरुआत की है? तो दोस्तों ये किए हैं दक्षिण पश्चिम रेलवे। ठीक है, भारतीय रेल ने अपने दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन में बायोडीजल लोकोमोटिव की शुरुआत की है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। ठीक है, और भारत में वर्तमान में 17 रेलवे जोन है दोस्तों, और 17वां जोन जो है कोलकाता मेट्रो को बनाया गया है।
और मेट्रो रेलवे की जो शुरुआत हुई दोस्तों भारत में 24 अक्टूबर 1984 से, ठीक है। और भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना जो है दोस्तों 1905 में हुआ है। इन्हें भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के तौर पर। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई है? तो 1905 में हुई है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों बताइए कि क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है नाइट्रोजन पेंटोक्साइड, नाइट्रोजन पेंटोक्साइड, डी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल अवस्था में गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को वाष्पीकरण, इवेपोरेशन कहा जाता है। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण, इवेपोरेशन, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जड़त्व इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो साथियों बताइए कि जड़त्व का नियम जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो दोस्तों जड़त्व का जो है आइजैक न्यूटन के द्वारा किया गया था। ए नंबर आंसर हो जाएगा, जड़त्व का नियम आइजैक न्यूटन द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो साथियों बताइए कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था 1971 से पहले वो कब हुआ था? तो दोस्तों 1971 से पहले भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था वो 1965 में हुआ था। तो डी नंबर आंसर हो जाएगा 1965, ठीक है। 1966 के ताशकंद में इसका समझौता हुआ था। 1965 ईस्वी के बाद 10 जनवरी 1966 ईस्वी में ताशकंद में इसका समझौता हुआ था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत रिफाइनरी किसके अंतर्गत आती है? तो साथियों बताना है कि पानीपत रिफाइनरी किसके अंतर्गत आती है? तो पानीपत रिफाइनरी जो है IOCL के अंतर्गत आता है। और ONGC की स्थापना जो है दोस्तों, ये ONGC की स्थापना कब हुई है? 1956 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। और ये पानीपत रिफाइनरी किसके अंतर्गत आती है? IOCL, ए नंबर आंसर हो जाएगा। और ONGC की स्थापना कब हुई है? 1956 में, तो इन्हें भी याद रखिएगा। और पानीपत रिफाइनरी जो है दोस्तों हरियाणा में अवस्थित है, ठीक है। और भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर रिफाइनरी है जो कि RPL के अंतर्गत है, RPL के अंतर्गत है। और ये जामनगर कहाँ है दोस्तों? गुजरात में है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग के संबंध में भिन्न का पता लगाएं। जेनेटिक इंजीनियरिंग के संबंध में भिन्न का पता लगाएं। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, इसमें से जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग के संबंध में भिन्न का पता लगाना है। तो दोस्तों जेनेटिक इंजीनियरिंग के संबंध भिंडी सबसे अलग है, ये जो भिंडी है डी नंबर, ये सबसे अलग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में क्रांतिकारी चरण जो है 1960 के दशक में माना जाता है। और 1968 ईस्वी हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड की संरचना सर्वप्रथम किए थे। जेनेटिक कोड की सर्वप्रथम जो है दोस्तों संरचना कब हुई थी? तो 1968 में, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्न के उत्तर दें। तो भारतीय दूरसंचार नियामक ने सभी कंपनियों को अपने नेटवर्क पर होने वाली प्रत्येक कॉल ड्रॉप के लिए अपने उपभोक्ताओं को ₹1 का स्वैच्छिक मुआवजा 3 प्रति दिन की उच्चतम सीमा की शर्त के साथ प्रदान करने का आदेश दिया है। तो निम्नलिखित में से कौन से दिए गए कथन के अनुसार सत्य है? तो बताना है दोस्तों कि भारतीय दूरसंचार नियामक ने सभी कंपनियों को अपने नेटवर्क पर होने वाली प्रत्येक कॉल ड्रॉप के लिए अपने उपभोक्ताओं को ₹1 का स्वैच्छिक मुआवजा 3 प्रति दिन की उच्चतम सीमा की शर्त के साथ प्रदान करने का आदेश दिया है। तो निम्नलिखित में से कौन से दिए गए कथन के अनुसार सत्य है? तो दोस्तों भारतीय दूरसंचार नियामक के सभी कंपनियों को अपने नेटवर्क पर होने वाली प्रत्येक कॉल ड्रॉप के लिए अपने उपभोक्ताओं को ₹1 का स्वैच्छिक मुआवजा 3 दिन की उच्चतम सीमा की शर्त के साथ प्रदान करने का आदेश दिया, जो मुआवजा स्वचालित रूप से नेटवर्क ऑपरेटर द्वारा दे है। तो ये सत्य है, ठीक है। तो ए नंबर आंसर सही हो जाएगा, मुआवजा स्वचालित रूप से नेटवर्क ऑपरेटर द्वारा दे। तो ये नंबर इसका सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ICC के भ्रष्टाचार रोधी निगरानी दल के लिए नामित क्रिकेटर का नाम क्या है? तो साथियों बताना है कि ICC के भ्रष्टाचार रोधी निगरानी दल के लिए नामित क्रिकेटर का नाम क्या है? तो दोस्तों
आईसीसी के भ्रष्टाचार रोधी निगरानी दल के लिए नामित क्रिकेटर का नाम राहुल द्रविड़ है। राहुल द्रविड़ है, तो डी नंबर आंसर हो जाएगा इसका सही। तो राहुल द्रविड़ को भारत के क्रिकेट का रीढ़ यानी कि दीवार माना जाता है दोस्तों। और यहाँ के गति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, तो बताना है दोस्तों। हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ के गति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। तो दोस्तों ग्रहों की गति एक ग्रह की कक्षा 2 केंद्र बिंदु में से एक में सूर्य का साथ अंडाकार है, तो ए नंबर इसका सही हो जाएगा। एक ग्रह की कक्षा 2 केंद्र बिंदु में से एक में सूर्य के साथ अंडाकार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया जाता है, तो साथियों बताना है कि कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों कुष्ठ रोधी दिवस जो है 30 जनवरी 2016 को मनाया जाता है। 30 जनवरी 2016 को मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, कुष्ठ रोग तंत्रिका तंत्र एवं त्वचा के प्रभावित करता है दोस्तों, और माइकोबैक्टीरिया लेप्री से कुष्ठ रोग होता है। किस चीज़ से होता है, माइकोबैक्टीरिया लेप्री से। ठीक है, 30 जनवरी को महात्मा गांधी का पुण्यतिथि भी है दोस्तों, और बाबा आमटे कुष्ठ रोगी के उपचार में जीवन समर्पित कर दिए, तो इन्हें भी याद रखना है। तो किन्होंने जो है अपना जीवन समर्पित कर दिए थे कुष्ठ रोगी के उपचार में, तो बाबा आमटे। ठीक है, और योग दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 21 जून को योग दिवस भी मनाया जाता है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तवांग मठ कहाँ स्थित है। ठीक है, तो तवांग मठ बताना है दोस्तों कि ये कहाँ पर स्थित है। तो तवांग मठ जो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में, तो सी नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और चीन जो है दोस्तों तवांग को अपना भूभाग मानता है। चीन जो है तवांग को अपना भूभाग मानता है, और धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है, इन्हें भी याद रखना है। और धर्मशाला में अस्थायी तिब्बती सरकार का मुख्यालय है दोस्तों। ठीक है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह का प्रीवियस ईयर से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपको मिलता रहे। और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, सुप्रभातम।